हमारे सभी आदरणीय दर्शकों को सादर नमस्कार। साथियों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षण जो का चैप्टर हम लेके लगातार आते रहते हैं आप लोगों के सामने। तो साथियों, आज जो हमारा टॉपिक है ये भाग 4 का है और इसमें भी आपके जो है टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। और जो कि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है। तो आप लोग बिल्कुल कमर कस लीजिए और तैयारी पे एकदम ज़ोरदार तरीके से क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट करिए और देखिए इसी में से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। जी हाँ, ये सीटेट, टेट, बीटीसी, बीएड सभी के लिए है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक यानी फर्स्ट टीचर कौन होता है। तो आप तो जानते ही हैं कि बच्चों का फर्स्ट टीचर कौन होता है। तो बताइए, टिक लगाइए। क्या उनका अपना चेतन मन होगा, या उनका पर्यावरण होगा, या उनके माँ बाप होगा, या अध्यापक होगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, एकदम सही जवाब आप लोगों का आ रहा है कि उनके माँ बाप। हालांकि माँ प्रथम अध्यापिका होती है। क्या होती है? माँ जो होती है प्रथम अध्यापिका होती है। अगर ऑप्शन में केवल माँ भी आ रहा है तो भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देख रहे होंगे तो उनमें माँ और बाप यानी कि दोनों को भी शामिल कर लिया गया है। तो इस प्रकार से मन में डाउट न करिएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। चलिए, हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अच्छे शिक्षक को यानी गुड टीचर को किसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप ये मान रहे हैं कि आप अच्छे टीचर हैं तो आपको किसका ज्ञान होना चाहिए? क्या आपको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, क्या आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, या व्यवहारिक मनोविज्ञान, या फिर ये सभी? अर्थात इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको तीनों का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान ये किसी भी टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके मन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बाल मनोविज्ञान वही चीज़ यानी कि जो बाल बच्चों के लिए। फिर व्यवहारिक मनोविज्ञान, जी हाँ, ये व्यवहारिक मनोविज्ञान तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो यहाँ पे जो कि दिख रहा है आपका ऑप्शन डी, ये सभी। तो डी इज द राइट आंसर। आपका डी आंसर एकदम सही है और हमारे जितने भी साथी डी ऑप्शन पे जा रहे हैं बिल्कुल बधाई के पात्र हैं, उनका आंसर एकदम सही है। तो चलिए, हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 63 की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर एकदम अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे खाली स्थान दे दिया गया है। हमारे जो परिवेश हैं उस पर हमारे अगल बगल के जो हैं वातावरण का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, क्या हम उसको सामाजिक विकास बोलेंगे, या संवेगात्मक विकास बोलेंगे, या परिवेश के लाभ बोलेंगे। तो पहले तो हम या तो पालन पोषण बोलेंगे। तो चलिए, हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं। अगर हम पालन पोषण की बात करते हैं कि पालन पोषण, तो हमारा जो परिवेश होता है, हमारे परिवेश का जो प्रभाव है वो पालन पोषण के द्वारा प्रभावित हो जाता है। जैसे कि सपोज करिए कि आपका बच्चा या कोई भी बच्चा है, अगर वह ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, या जो कि आचरण का अभाव है, जैसे कि उसके घर में पढ़े लिखे लोग कम है, तो क्या कहते हैं कि इनके पालन पोषण में कोई न कोई कमी रह गई। तो शिक्षा भी पालन पोषण का ही एक अंग होता है। जरूरी नहीं है कि पालन पोषण शब्द आ गया तो उसका मतलब केवल आपका खाना पीना ही है। हाँ, तंदुरुस्ती वाला खाना, खाना पानी, सॉरी खाने लिख दिए हम सॉरी, हमको लिखना था खाना पानी, ठीक है, खाना और पानी। तो नी का मात्रा यहाँ चला आया था। तो खैर, तो यहाँ पे हमारा जो परिवेश है वह जरूर, उससे शिक्षा, उससे आचरण, सभ्यता, ये सारे हमारे पालन पोषण के ही अंग माने जाते हैं। अगर हमारा पालन पोषण खराब होगा तो हमारा जो है परिवेश भी खराब हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 का ए एकदम करेक्ट आंसर है।
चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपके स्क्रीन के सामने आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खेल के माध्यम से शिक्षा। चलिए देखते हैं हमारे कितने साथी इसको सही लगाते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, या रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो पहली चीज तो यहाँ पे देखिए, दबाना शब्द दिया गया है। क्या दिया गया है साथियों? दबाना। तो एजुकेशन जो है वो क्यों दबाएगी? तो इस प्रकार से आप तो ये ऑप्शन एकदम गलत है। तो अब हमारे बचते हैं दो ऑप्शन, एक मनोवैज्ञानिक और एक अमनोवैज्ञानिक। तो हमारा जो खेल का माध्यम से शिक्षा देना है, तो बच्चों के मन को स्टडी करना, अर्थात मनोवैज्ञानिक है। अमनोवैज्ञानिक तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप उनके ऑप्शन से जाया करिए, आप उनको ऑप्शन स्टडी किया करिए कि हमारा ये ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन से भी आप एकदम सही आंसर लगा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 की। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? अर्थात अध्यापक जो होते हैं वो किसको जवाब दे सकते हैं, अर्थात रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, या सरकार के प्रति? आपके ऑप्शन बिल्कुल दिख रहे हैं। तो बताइए, हमारे जो एक टीचर होते हैं, देखिए अध्यापक की बात हो रही है साथियों, तो हमारे जो अध्यापक बंधु हैं या आप लोग हमारे जो भावी अध्यापक हैं हमारे समाज के, वो क्या हैं? वो किसके प्रति जिम्मेदार हैं? वो किसी प्रधानाचार्य के प्रति नहीं, किसी गार्जियन के प्रति नहीं, या किसी सरकार के प्रति नहीं है। भाई सरकार के प्रति क्यों होंगे? उनको तो समाज का विकास करना है और छात्रों का। तो इस प्रकार से हमारा जो जवाबदेही होगा वो हमारे समाज के मतलब समाज है तथा छात्रों के प्रति होगा। छात्र के प्रति हम जवाबदेह होंगे क्योंकि हम उनको पढ़ा रहे हैं, उनको सामाजिक प्राणी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका ए एकदम सही जवाब है। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, कि शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? अर्थात ऐसी शिक्षा जो कि खेल विधि के द्वारा प्रदान की जा रही है, तो उसका क्या अर्थ निकल रहा है? क्या वह खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा हो रही है, कि खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन हो रहा है, या खेल की शिक्षा दी जा रही है, या क्रियाशीलता पर जोर दिया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन आ चुका है। अब आप ही बताइए कि इनमें से कौन सा एकदम सही आंसर दिख रहा है आपको। अब पहले ऑप्शन की बात कर लें, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि खेल विधि का मतलब क्या है? खेल खेल में शिक्षा। तो खेल क्रियाओं अर्थात बच्चों को खिला खिला के उनको पढ़ाया जाना, ये हो गया। क्या खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन? अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मनोरंजन तो हो रहा है, बट वहाँ पे शिक्षा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने गए हैं ना कि उनका मनोरंजन कराने। भाई उनको अगर मनोरंजन ही करना है तो वो पार्क में जा सकते हैं, तो पिकनिक मना सकते हैं, टूर जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। खेल की शिक्षा, देखिए यहाँ पे खेल की शिक्षा नहीं दिया है कि अगर आप कबड्डी खेल रहे हैं तो आपको कबड्डी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आपको कबड्डी के द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है, या आपको क्रिकेट के द्वारा शिक्षा दिया जा रहा है, वो चीज़, लेकिन आपका फोकस क्या है? वो तो शिक्षा के ऊपर है। क्रियाशीलता पर जोर, तो क्रियाशीलता पे जोर तो आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह भी दे सकते हैं, कोई जो है प्रैक्टिकल करा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप खेल द्वारा ही कराइए। तो इस प्रकार से हमारे सभी ऑप्शन गलत हो रहे हैं, केवल एक ऑप्शन को छोड़कर। हमारा ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है, एकदम सही आंसर है। इस प्रकार से हमारा 66 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिल्कुल, अभ्यास से क्या होता है भैया? चलो बताओ। अभ्यास से बिना अभ्यासम विषम शास्त्रम। अभ्यास से क्या होता है? अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप जो कुछ भी पढ़े हो सब भूल जाओगे। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो चलिए बताइए क्या होता है भाई? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रशिक्षण होता है, या याद होने लगता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है?
तो कुछ तो देखिए ऑप्शन आपको देखने में ही पता चल जा रहा है कि क्या होता है अभ्यास के द्वारा। भाई याद होता है, जरूरी नहीं है कि आप अभ्यास करें और याद हो जाए, ठीक है। गृह कार्य करने की आदत, ये भी नहीं आदत पड़ती है क्या, ये बिल्कुल गलत बात है। तो चलिए अब हमारे दो ऑप्शन हैं, 50-50 चांसेज हैं, देखते हैं कौन सही बताता है कि ज्ञान प्राप्त होता है या ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। तो साथियों इनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट की अगर बात करें तो आपका जो बी ऑप्शन है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होना, यह एकदम करेक्ट है, एकदम सही है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यही विजेता है और यही आपको विजय श्री दिला रहा है। तो चलिए अब आपके एग्जाम में आने वाला एकदम टापो टाप प्रश्न आ चुका है, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। चलिए भाई, आप भावी अध्यापक हैं हमारे, आप लोग बताएं कि अगर छोटे बच्चों को शिक्षा देंगे, आप मान लीजिए छोटे बच्चों को आपको पढ़ाने का जो है जिम्मेदारी दी गई है, तो आप उनको किस भाषा में पढ़ाएंगे? क्या आप उनको मातृभाषा में पढ़ाएंगे कि अंग्रेजी में पढ़ाएंगे कि वहाँ की क्षेत्रीय जो भाषा है वह उसमें पढ़ाएंगे कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी है उसमें पढ़ाएंगे? चलिए देखते हैं हमारे कितने भावी शिक्षक ये एकदम सही आंसर लगाते हैं। चलिए भाई, जी हाँ, आपका ऑप्शन एकदम सही जा रहा है, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। किस में पढ़ाएंगे? मातृभाषा में पढ़ाएंगे, क्योंकि जो जिस जगह से बच्चे बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की जो भी मातृभाषा है उसी भाषा में आप उनको शिक्षा प्रदान करेंगे। इस प्रकार से हमारा एकदम सही ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लो भाई, तारीफ आ गई कि एक टीचर की सबसे मेन विशेषता क्या है? विषय का गूढ़ ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। एक अच्छे टीचर में क्या होना चाहिए? तो अगर आप अच्छे टीचर हैं तो आपके अंदर विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप एक योग्य टीचर बन पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए एकदम सही है, एकदम राइट है। बिना कुछ पल गंवाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर आ गया 70। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? यहाँ पे प्रॉफिट पूछ रहा है भाई, चलो प्रॉफिट एंड लॉस लगा दो। ज्ञान में व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो बताइए जो हमारी पाठ्य पुस्तक किताबें ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे हमें क्या फ़ायदा है? क्या इनसे हमें कोई फ़ायदा है कि केवल फर्जी किताबें चल रही हैं? ज्ञान में व्यापकता आती है। देखिए आप टीचर हैं, आप पढ़ने में भी अच्छे हैं, आपको ज्ञान भी है, बट अगर आपको किताब भी मिल जाती है तो आपका ज्ञान बढ़ जाता है। क्या होता है साथियों? ज्ञान बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं या बहुत मज़ा आने लगता है या निर्णय शक्ति आप जो है बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। ज्ञान में व्यापकता आती है अर्थात प्रगाढ़ता आ जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन 71 की बात होगी और इसमें हम ये देखेंगे कि क्या कर रहा है। इसमें ये देखेंगे कि सफल अधिगम, हमारा जो अगला क्वेश्चन है साथियों, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, या ये सभी। देखिए यहाँ पे टीचर की बात हो रही है कि छात्रों के मानसिक स्तर, रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए। ये तो सही बात है कि भाई बच्चा का जो मेंटली जो है स्टेटस है उसको देखे कि बच्चा कितना समझ पा रहा है। आप बहुत हाई फाई पढ़ा रहे हैं, अब बच्चे का स्टेटस लो है तो नहीं समझ पाएगा, आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, समय भी और मेहनत भी। तो इसलिए उसका इंटरेस्ट देखिए कि अगर आप मैथ के टीचर हैं, अब बच्चे का मैथ में इंटरेस्ट नहीं है
ठीक है, उसका इंटरेस्ट या अंग्रेजी में है, वो प्रभाकर सर से पढ़ना चाह रहा है, तो आप ज़बरदस्ती उसको पढ़ा रहे हैं तो नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार से उनके रुचि को भी। फिर बी देखते हैं, अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करते रहें। जी हाँ, ये भी एकदम सही लग रहा है कि अगर अध्यापक जो हैं, टीचर, अगर बच्चों का मनोरंजन भी कर रहे हैं बीच बीच में, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव हो जाते हैं, अर्थात बच्चों को आनंद भी आता है और साथ में पढ़ाई भी होती है। और दूसरा चीज़ है सी ऑप्शन, कि अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप जो है एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए, आप जो भी विषय पढ़ा रहे हैं आप उसके ज्ञाता होने चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों आप देख रहे होंगे कि आपका जो ऑप्शन डी है वो एकदम सही है, एकदम करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा अगला क्वेश्चन ये कर रहा है साथी कि किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए? प्रस्तावना चरण में। एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। इस बार दिसंबर में जो सीटेट होने वाला है देख लीजिएगा, उसमें जरूर आएगा। पुनरावृत्ति चरण में या विकास चरण में या इनमें से कोई नहीं। सबसे ज़्यादा शिक्षक को कब प्रश्न पूछना चाहिए और किस चरण में पूछना चाहिए? बताइए। क्या प्रस्तावना चरण में ही प्रश्न पूछने लगना चाहिए? प्रस्तावना तो एकदम शुरू का होता है, उसमें अभी आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं तो आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? बच्चा अभी उससे सब्जेक्ट से बिल्कुल एकदम जानकार ही नहीं है, आप उससे प्रश्न दागना शुरू कर दिए। या पुनरावृत्ति चरण में आप अभी रिकैप पढ़ा रहे हैं, या फिर विकास चरण में? तो हाँ साथियों, एकदम सही बात है, विकास चरण में ही क्या करना चाहिए? शिक्षक को बच्चों से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 72 का सी एकदम सही जवाब है, एकदम सही। आपके सामने अब 1000 का प्रश्न आने वाला है, देखते हैं कौन बनेगा हजारपति। चलिए भाई, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, क्या ये गलत है? कि शिक्षक जन्मजात होते हैं, अरररर, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या ये सभी? कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत बताया जा रहा है, झूठा मूठा बताया जा रहा है? तो चलिए बताइए कौन सा कथन गलत है? शिक्षण एक कला है, ये तो सही लग रहा है भाई। शिक्षण क्या है? एक प्रकार का आर्ट है, कला है। पढ़ाना क्या होता है? कला। कहते ना, टीचर तो सब बन जाते हैं, लेकिन कोई कोई टीचर इतने लोकप्रिय हो जाते, पॉपुलर हो जाते केवल अपने पढ़ाने की शैली से, केवल अपने पढ़ाने की कला से। तो वही बोला जाता है ना कि शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कला है। दूसरा, शिक्षक जन्मजात होते हैं। क्या कोई शिक्षक जन्मजात होते हैं, या अभी तक जो टीचर बने क्या जन्म से ही शिक्षक बन गए थे? यही आपका ऑप्शन गलत है और ये सत्य नहीं है। इस प्रकार से बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए, यानी पर्सनल लाइफ पे आ गया भाई। एक टीचर क्या पर्सनल जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। बताइए भाई, क्या दिखावापूर्ण होना चाहिए? चाहे जैसा हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब आप टीचर हैं, चौराहे पे आप जो है दारू मदिरा पान कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा? काहे नहीं पड़ेगा भाई? अति गंभीर और दिखावापूर्ण, दिखावापूर्ण तो कतई नहीं होना चाहिए कि आप पेमेंट पा रहे हैं 10,000, अब दिखावा ऐसे कर रहे हैं जैसे पेमेंट हो आपका 75,000। स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। ये भाई ये तो ज़बरदस्ती हो जाएगा। स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल जिस प्रकार से हो उसी प्रकार से होना चाहिए। नहीं भाई, ये तो बिल्कुल हम सहमत नहीं है। बिल्कुल हाँ, ए ऑप्शन आप देखिए, ए ऑप्शन एकदम जोरदार है। पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। आप एक शिक्षक हैं और आप अपने पद की गरिमा को बचाए रखें, जो आपके ऊपर सूट कर रहा है। भाई आप एक शिक्षक हैं, समाज के निर्माता हैं, बच्चों के भविष्य के निर्माता हैं, तो आप अपने पद की गरिमा को जरूर बचा के रखें, उसी अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन है। और चलिए हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 75।
75 क्या करा है भाई, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। अर्थात कोई भी टीचर, जैसे बच्चे क्या करते हैं अपने टीचर को आदर्श बना लेते हैं, वैसे कुछ कुछ टीचर ऐसे भी हैं, यानी जिनके कोई बच्चा जो है वह फेवरेट बन जाता है कि हमारा ये बच्चा बहुत ही अच्छा है। तो कैसे बच्चों को बनाया जाए बताइए भाई। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, या अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, या अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। तो किस प्रकार से होना चाहिए? या तो आपको सभी ऑप्शन अगर सही लग रहे हैं तो आप डी ऑप्शन पे चले जाएं। तो बी, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है एकदम सही ऑप्शन है। डी इज द राइट आंसर। हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 76 की। हमारा क्वेश्चन 76 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 ये कर रहा है कि छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। तो सही बात है, बच्चे छोटे होते हैं, उनको आप पढ़ाइए इंटरेस्टिंग से, हाँ, उनके ऊपर कोई बोझ न रखें। लेकिन बोझ किस चीज़ का नहीं होना चाहिए? क्या लिखने का बोझ नहीं होना चाहिए, कि पढ़ने का बोझ, कि गृह कार्य का बोझ, कि विद्यालय जाने का बोझ? क्वेश्चन तो बहुत ही जोरदार है। बताइए भाई, क्या इसका सही ऑप्शन जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही आप लोग आ रहे हैं सी पर। सी, गृह कार्य का बोझ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा उनको गृह कार्य नहीं देना चाहिए, उन पर ज़्यादा दबाव न पड़े। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये ऑप्शन एकदम सही गया, सी ऑप्शन एकदम राइट है। चलिए अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 77 की। हमारा 77 क्या करा है? सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या ये सभी। 77 का हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, 77 का आपका ऑप्शन होना चाहिए एकदम डी ऑप्शन, क्योंकि सभी चीज़ें होनी चाहिए। सीखने के सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर बात करें सीखने की इच्छा, अगर आपके मन में इच्छा ही नहीं हो रही तो आप क्या सीखेंगे? परिवेश भी ज़रूरी है। आप बहुत पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन जो पड़ोसी वाला है, जो बगल में है, रोज़ बाजा बजा दे रहा है, हाँ, रोज़ गाली गुप्ता कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो परिवेश ही नहीं बन पा रहा है। हाँ, आप पढ़ने बैठे छत पे, उधर से भोंपू लगा दिया, हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा कर रहा है लगा के छत पे। तो कहने का मतलब आपको परिवेश भी तो होना चाहिए। प्रेरणा, प्रेरणा बहुत जरूरी है। आप सब कुछ है, परिवेश भी है, मन भी कर रहा है, लेकिन प्रेरणा नहीं जग रही है आपके अंदर कि हाँ हम सीखें, आगे बढ़ें। तो इस प्रकार से साथियों, ये सभी तत्व बहुत ही जरूरी होते हैं, इसलिए आपका डी ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन जा रहा है। और हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन 78 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्या कर रहा है? 78 ये करा है कि पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, आप अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो कैसे सही बना पाएंगे? कब? जब छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, या विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, या शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ये सभी। तो बिल्कुल एकदम जायज़ सी बात है कि पूर्व ज्ञान का भी होना पता जरूरी है, शिक्षण विधि भी आपको आनी चाहिए, कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, और सिद्धांत भी जरूरी है। तो इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं कि डी एकदम बिल्कुल सही है, और डी इज द राइट आंसर। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 79 की। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 ये कर रहा है कि छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनका जो आवेग होता है, मनोवेग होता है, उनका दमन अगर आप करते हैं तो क्या होगा? वे अनुशासन मानने लगते हैं, या उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो आप बताइए, अगर छात्रों का जो आवेग है, जब आप उसको दबा देंगे, दमन कर देंगे, क्या कर देंगे? दमन कर देंगे, तो क्या होगा? तो अनुशासन मानने लगेंगे ऐसी बात नहीं है, डरेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल वो डिसिप्लिन में ही रहें। दूसरी, उनमें विद्रोह भावना ये आ सकती है।
आपके प्रति विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि आप जबरन उनसे मनवा रहे हैं कि नहीं तुमको ये करना पड़ेगा। उनका मन कुछ और है, लेकिन आप जबरदस्ती उन पर थोप रहे हैं, तो विद्रोह की भावना जग जाएगी। फिर उनकी सृजनात्मक शक्ति, जी हाँ, उनकी जो सृजनात्मक शक्ति है यह भी कुंठित हो जाएगी। इस प्रकार से साथी आपका ये जो बी और सी है ये दोनों एकदम सही है, आपका एकदम राइट है, डी ऑप्शन। चलिए आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो साथियों आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताया करिए, फीडबैक ज़रूर दिया करिए, अच्छी लगे तो भी, खराब लगे तो भी। आपका कमेंट एकदम रिस्पेक्टेबल है, बिल्कुल आपका जो है आदरपूर्वक सम्मान कर रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन, अपने आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन सी है भाई बताइए। निरंतर गद्य रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम या स्वन्वेषण रणनीति। देखिए अगर गणित की बात की जा रही है, गणित शिक्षण की, जिसमें एल्गोरिदम ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एल्गोरिदम के रणनीति से ही सबसे बेस्ट, यानी सबसे बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से और साथियों आपका आंसर भी एकदम बेस्ट है। तो चलिए भाई बताइए, हमने आज आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए, टॉप के 20 क्वेश्चन। कितने? टॉप के 20 क्वेश्चन। अब आप लोग ईमानदारी का परिचय देते हुए बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही गए। क्या आपको 10 क्वेश्चन आपका सही गया, कि 15 सही गया, कि आपके 20 में 20 सही गए। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। तो अगले क्लास में हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे टॉप से टॉप क्वेश्चन हम जरूर लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।